विधि का विधान है, जो होना है वो होगा। जैसे भगवान शिव की बात करें, भगवान शिव का सती माता से वियोग हुआ था, है ना। तो वो तो भगवान थे जिन्होंने सृष्टि रचाई, वो उस वियोग को रोक नहीं सकते थे? आराम से रोक सकते थे, चुटकियों में रोक सकते थे। समय उनके पास में है भगवान शिव के, वो इतने बड़े हैं, सृष्टि के विचेता रचयिता है वो, सृष्टि उनके अकॉर्डिंग चलती है। मैं आपको यही चीज कंसर्न दे रहा हूँ ना, सृष्टि उनके अकॉर्डिंग चलती है, तो वो उस चीज को रोक सकते थे। लेकिन उन्होंने समय की मानी कि आज मैं इस चीज को रोक दूंगा तो कल इंसान उठ के बोलेगा, अरे भगवान शिव जी आपने तो वो चीज रोकी थी, हमारा भी रोको। तो ये विधि का विधान है भाई साहब, कि कोई भी चीज अगर लिखी हुई है ना वो डेफिनेटली होगी। ये तो हाँ, जो आपका बहुत बड़ा रोल है। एग्जैक्टली जो आप बोल रहे हो ना कि भाई कोई इंसान शराब पी के आबाद हो जाता है, कोई नाबाद हो जाता है, मेरे अकॉर्डिंग उसके हाथ में वो जो हम हमारी अगर क्रोनोलॉजी में बताएं, उसके उस टाइम में गुरु की स्थिति कमजोर है, हाथ में उसके भाग्य रेखा में कटान है, उसके जीवन रेखा में कटान है, ये तीन चीजें हैं। ये मैं आपको ये बोल रहा हूँ ना, इस कलयुग का जो राजा है कहीं ना कहीं राहु है। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सतयुग में हम लोग क्या कहते थे, जिसके पास ज्ञान है वो सर्वप्रिय है। जैसे राजा महाराजा होते थे, राजा महाराजा इतने बड़े होकर भी किसी ब्राह्मण को रखते थे, क्यों? मतलब मोटा मोटी कब से चल रहा है कलयुग? 5000 साल, 5000 साल से चल रहा है ना। और ज्योतिष विद्या कब की है? सतयुग की, डेफिनेटली, है ना। तो क्या कलयुग में किसी मानव के पास इतनी पावर है कि वो हमारे सतयुग के जो ऋषि मुनि थे नहीं है, उनके बराबर का ज्ञान देते हैं? नहीं, ज्ञान नहीं दे सकता है। हाँ। और लाल किताब भी आज के टाइम पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी इसको मान्यता दी गई है। राइट राइट। क्यों मान्यता दी गई है? क्योंकि सटीकता दे रही है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रो हेमंत, जो कि लाल किताब का एक्सपर्ट हूं। और आज मैं अपने पॉडकास्ट चैनल में पहला शो आप लोगों के बीच में लेके आया हूं, जो कि मैं लेके आया हूं हस्तरेखा के विशेषज्ञ प्रतीक शर्मा जी के साथ। प्रतीक शर्मा जी जो हैं हस्तरेखा के बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं, और आज हम जानेंगे कि लाल किताब और हस्तरेखा में क्या फर्क है। तो दोनों की वार्तालाप होगी, दोनों की बातचीत होगी, और इस बातचीत में हमें ये पता लगेगा कि लाल किताब और हस्तरेखा काम कैसे करती है। तो आइए मिलते हैं प्रतीक जी से। तो स्वागत है प्रतीक जी। नमस्कार दोस्तों, जय श्री बालाजी। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। और नो डाउट बहुत बढ़िया लगा यहाँ पर आके, आपके जो घर की वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही पॉजिटिव फील हो रहा है मुझे यहाँ पे। और नो डाउट जितने भी जो पामिस्ट्री के जो फैक्ट्स हैं, जितना मैं शेयर कर सकता हूँ उतने नो डाउट आपसे जरूर करेंगे। बिल्कुल। तो आज जानेंगे लाल किताब और हस्तरेखा के बारे में, पामिस्ट्री के बारे में। तो पामिस्ट्री कैसे हमारे जीवन में काम करती है, उस बारे में मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा। और बहुत सारे लोगों का मानना है कि जिनके हाथ नहीं होते क्या उनकी किस्मत नहीं होती? राइट। तो आज इस जो लोगों के मन के वहम है, इसको भी हम दूर करेंगे और जानते हैं कि हस्तरेखा काम कैसे करती है। देखिए, आप खुद एस्ट्रोलॉजर हो, आप खुद लाल किताब रीड करते हो, जो उससे भविष्यवाणी करते हो। आपको खुद को पता होगा कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो बस एक फ्यूचर प्रिडिक्ट करने का तरीका है। जैसे पामिस्ट्री है, उससे हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग है, न्यूमरोलॉजी है, कुंडली रीडिंग है, और जो लाल किताब रीडिंग है जो आप करते हो, बहुत सारे अलग अलग वे है फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के। यूजुअली फॉर एन एग्जांपल, जिसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं होती, आप उसका फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट करते हो? बिल्कुल, उसके भी तरीके हैं। कैसे तरीके? देखो, अगर मैं बात करूं जिसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, तो जैसे आप पामिस्ट्री से हाथ देखते हैं, तो हम लोग पामिस्ट्री में निशान देखते हैं। एग्जैक्टली। exactly. तो हम निशान से कुंडली बना देते हैं, और उस कुंडली से हमें पता लग जाता है। देखो, डेट ऑफ बर्थ टाइम तो नहीं आता है, राइट, पर ये हम जरूर जान पाते हैं कि इस टाइम पर इसके ये ग्रह यहाँ पर बैठ के इसके जीवन में ये चीज करा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो उसी तरह से मैं वही हस्तरेखा में जानना चाहता हूँ। राइट। तो हस्तरेखा हमारे बारे में कैसे बता? एग्जैक्टली। तो वही चीज है कि फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपको ये बताया कि भाई जिनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं होती, उनकी आप कुंडली कैसे बनाते हो। तो आपने मुझसे क्या कहा कि भाई हम जो आप हाथ पे जो कुछ एक स्पेसिफिक साइंस है, ठीक है, नो डाउट दैट्स नॉट पामिस्ट्री, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ये आपकी जो सामुद्रिक शास्त्र और जिस हस्तरेखा के जो मिक्सअप मानते हो, उसके थ्रू आप उसको साइड टूल यूज करते हो पामिस्ट्री को, राइट। तो हम एक प्रोफेशनल पामिस्ट है। प्रोफेशनल पामिस्ट, इसका मतलब क्या हुआ? आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप ये कप उठा रहे हो,
ठीक है, आप कप उठा रहे हो तो आपने इस हाथ को कप, इस कप को हाथ से पकड़ा, पकड़ा तो जो आपकी इस कप की जो एनर्जीज है, आपके जो अंगुलियों के पोरों के थ्रू, ये आपकी अंगुलियों के थ्रू, ये आपके हाथ के जो अंदर के हिस्से के थ्रू, ये एनर्जी सीधी आपकी हाथ से होती हुई, क्योंकि आप साइंस पढ़ लेना, बायोलॉजी देख लेना, आपको एक चीज कॉमन मिलेगी कि भाई आपके जो हाथ की पोरे और नसें सारी की सारी आपके माइंड से कनेक्टेड रहती है, ठीक है। तो आप अगर कुछ भी टच कर रहे हो, कुछ भी चीज XYZ लिख रहे हो, और इवन आप चलते भी हो तो हाथ का यूज करते हो, राइट। तो आप जो चीज कर रहे हो उसका इफेक्ट आपके फ्यूचर को करेगा, ऑब्वियस सी बात है, कहते हैं ना कर्म है तभी आपका फ्यूचर है, राइट। तो आपके कर्मों के थ्रू जो आपके हाथ की लकीरों में जो चेंजेस होता है वही हस्तरेखा, राइट। तो हम क्या करते हैं यूजुअली, जो हाथ होता है, हाथ में आपके जो कुंडली में जितने ग्रह होते हैं उतने भी हाथ में ग्रह होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका बुध है, ये सूर्य है, ये शनि है, ये गुरु है, ये शुक्र है, ये राहु, ये केतु, ये मंगल और ये चंद्र, आपके नवम ग्रह पूरे के पूरे हाथ में है, राइट। अब इन ग्रहों की जो स्थिति आपके जो कुंडली में या लाल किताब में जो होगी वो सेम टू सेम आपके हाथ में भी होगी। ये बात आप भी एस्ट्रोलॉजर एग्री करते हो, राइट? बिल्कुल, एग्जैक्टली। लेकिन कई बार लोगों की जानकारी के अभाव में, या कई बार लोगों की, आपको पता कुंडली में 2-5 मिनट की भी गलती हो तो कई बार कुंडलियां चेंज हो जाती है, राइट। तो उन जानकारी के अभाव में लोगों की कई बार कुंडली या उन चीजों से प्रिडिक्शन सही नहीं बैठती, या न्यूमरोलॉजी से कई बार डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं होते तो सही नहीं बैठती। वहां पर आपके हाथ काम आता है। आपका हाथ, आपकी कुंडली, आपकी न्यूमरोलॉजी, आप तो हमारा शरीर से एग्जैक्टली जैसे हम कुंडली देखते हैं तो कुंडली में हम क्या यूज करते हैं, हम ग्रह यूज करते हैं, हम जो कहते हैं न्यूमरोलॉजी करते हैं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह यूज करते हैं, हम टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं तो उसमें हम एनर्जीज यूज करते हैं। पामिस्ट्री इन तीनों चीजों का मिक्स है और उससे सबसे हाई लेवल चीज है। आई नो आप एस्ट्रोलॉजर एग्री नहीं करोगे, बट या डेफिनेटली क्यों एग्री करूंगा, यस। क्योंकि जब हम लाल किताब के बारे में बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि लाल किताब है ज्योतिष निराली, जो सोई किस्मत जगा देती है, अच्छा। और मान पक्का देख करके आप जो 2 लफ्जी जहमत हटा देती है। कहते कि एक सामुद्रिक शास्त्र है जो बिल्कुल अलग है, और हस्तरेखा जो है बिल्कुल अलग है, बट एक लाल किताब है जिसमें दोनों का मिश्रण है, और जिसकी वजह से वो लाल किताब जो है सबसे हटके आती है। तो मैं इस चीज से आपकी मना नहीं करूंगा कि हस्तरेखा नहीं मानती है, ये चीज नहीं मानती। तो मैं इस चीज को मानता हूँ, पर मैं अपने दर्शकों को, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि कैसे हस्तरेखा और लाल किताब मिलकर कैसे बड़ा काम करती है और कैसे जिंदगी में बदलाव करती है, राइट। ठीक है। हमने यहाँ पर फ्यूचर तो जान लिया, अब फ्यूचर जानने के साथ साथ बहुत सारे योग होते हैं, जैसे कि मैरिज का योग, जैसे कि जिंदगी में स्ट्रगल, है ना। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे हम तो अपने ग्रहों की दशाओं के अनुसार या ग्रहों की चाल चलन के अनुसार देखते हैं कि इस टाइम पर आपके शादी के योग बनते हैं। ठीक है। तो हस्तरेखा से आप ये बताइए कि शादी के योग कैसे बनते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। सबसे पहले अगर आपकी शादी होगी तो नो डाउट कोई ना कोई परमानेंट पार्टनर आपके पास में रहेगा, राइट। मतलब एक साथी होगा, है ना, एक सपोर्ट होगा जो आपको हर एक कदम पर, दुनिया में आप कुछ भी काम कर लो सभी जगह वो सपोर्ट करेगा। तो इसमें सबसे पहले हमें एक चीज देखनी रहती है, वो आपकी सपोर्ट लाइन। सपोर्ट लाइन क्या होती है? आपके हाथ है, हाथ में ये जो रेखा यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाती है, ये आपकी लाइफ लाइन होती है, राइट। यहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ तक गई, वो आपकी लाइफ लाइन है। दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है। लाइफ लाइन के पीछे किसी किसी लोगों की सपोर्ट लाइन होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो शुक्र पर्वत है, यहाँ पर ऐसे छोटी छोटी खड़ी हुई रेखाएं हैं, वो भी आपकी कहीं ना कहीं सपोर्ट लाइन्स होती है। एक पॉइंट सुनना, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना सब लोग, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ। फिर आपके हाथ में ये रेखा आपकी होती प्रणय रेखा, ठीक है। और अब आपको क्या देखना है? सबसे पहले अपना ये वाला पार्ट देखो। इस पार्ट में जो लंबी, सबसे रेखा लंबी होगी, जो सबसे लंबी रेखा होगी वो आपकी विवाह रेखा होगी। और अगर यहाँ पर जो सबसे लंबी वाली रेखा आपके इस मिड पॉइंट से, मतलब यहाँ से लेकर अपनी लिटिल फिंगर के बेस से लेकर अपनी हार्ट लाइन है, उसका एक पार्टीशन मान लो, और यहाँ पर सबसे लंबी रेखा देखो। और इस लंबी रेखा में, अगर इस लंबी रेखा की जो लंबाई है इसके मिड पॉइंट से नीचे की तरफ हो, तो व्यक्ति की जो शादी है बहुत सही उम्र में हो जाएगी, ठीक है। और अगर इस मिड पॉइंट से ऊपर हो तो शादी लेट होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? शनि। आप लोग भी मानते हो, जिसका शनि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, हम हाथ में बताते हैं, जैसे अगर आप हाथ ऐसे करो,
अगर आपकी सारी की सारी अंगुलियां, जितनी भी अंगुलियां है, सारी की सारी मिडिल फिंगर की तरफ झुक रही है, सारी की सारी मिडिल फिंगर की तरफ झुक रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सैटर्नियन हो, शनि प्रधान इंसान हो। और अगर मिडिल फिंगर बहुत लंबी है और सारी अंगुलियां मिडिल फिंगर की तरफ झुक रही है, तो शनि की प्रधानता है। शनि प्रधान हो गया, व्यक्ति कैरियर ओरिएंटेड रहेगा बहुत ज्यादा। पहली बात, व्यक्ति जो कहते हैं ना एकांतवासी रहेगा, इंट्रोवर्ट, मतलब अंदर ही अंदर बहुत सोचेगा। तीसरी बात, उस व्यक्ति को पेट में बातें पचाना बहुत आएगा, अपनी अंदर की बात अपने अंदर तक ही रखता है। चौथी बात, बड़ा दूरदर्शी इंसान होगा। पांचवी बात, एकदम कैरियर ओरिएंटेड होगा, कैरियर के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस रहेगा, कैरियर में बहुत नाम कमाएगा, व्यवसाय में बहुत ऊंचे स्तर पर कमाएगा, अपने खानदान में सबसे ज्यादा पैसे वाला होगा। लेकिन एक सबसे बड़ी खराब बात क्या है, उसकी शादी लेट होगी। दूसरा जैसे पॉइंट, हम लाल किताब में देखते हैं कि किसी का शनि अगर 7th हाउस में है, राइट, ठीक है, जबकि अपने खुद के भाव में बैठा है, शुक्र के भाव में है, और लाल किताब में कहा गया है शुक्र और शनि लैला मजनू बनते हैं, ठीक है। बट शनि वहां पर कुछ भी देता है, क्योंकि शनि 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 जो चले शनिश्चरम, ठीक है, तो आराम आराम से चलता है, राइट। पर वहां पर देता वो जब भी देगा सॉलिड देगा, एग्जैक्टली। पर वहां पर मैं हम बोलता हूँ मैक्सिमम लोगों को कि जिसका शनि 7th हाउस में है, ऐसा इंसान लाल कलर से थोड़ा सा दूर रहे, अच्छा। मतलब उसकी पार्टनर लाल कलर से दूर रहे, जितना वो लाल कलर के साथ रहेंगे उतना उनके घर में कलेश भी रहेगा। अच्छा, और यहाँ पर मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, जब लाल कलर वाली बात बता रहे हो ना, हम एक केसेस में व्यक्ति को लाल कलर से दूर रहने का बोलते हैं। आपके हाथ में ये पार्ट होता है मंगल, और ये होता है निम्न मंगल। यहाँ पर ये जो अब, हाँ, ये निम्न मंगल जी, और ये वाला हो गया उच्च मंगल। ये तो शुक्र है, लेकिन आपका ये जो गुरु पर्वत होता है, हाँ, ये गुरु पर्वत होता है, ये शुक्र पर्वत होता है, इन दोनों के बीच में जो पार्ट है वो मंगल है, और ये साइड वाला भी मंगल है। अगर यहाँ दोनों कंपेयर करो, अगर यहाँ आपको 2 क्रॉस मिल गए और अगर यहाँ आपको 4 क्रॉस मिल गए, आपको जिंदगी में कभी लाल कलर का यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप लाल कलर का यूज करोगे, आपके शत्रु आपको खा जाएंगे। क्या बात, अगर यहाँ पर आपके क्रॉसेस हो। ग्रेट नॉलेज। इस चीज को तो मैं लोगों को भी कहना चाहूंगा, दर्शकों को भी कहना चाहूंगा कि इस चीज का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। कहते हैं कि जब हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं तो जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लूं कि जैसे जुपिटर 7th हाउस में, अच्छा, मेरे केस में मैं बता रहा हूँ लाल, अच्छा, कि जुपिटर जब 7th हाउस में है, तो 7th हाउस में जुपिटर जब होता है तो कहता है ऐसा जातक जितना दीपक जलाता है, अच्छा, जितना लंगर भंडारा प्रसाद लेकर खाता है, अच्छा, उतना जिंदगी में परेशान रहता है। अच्छा, और आप देखना ज्यादातर उसको शौक होगा, हाँ हाँ, कि वो जहाँ पर भी लंगर जा रहा मिल रहा होगा वहाँ पर जा रहा होगा, ठीक है। तब तो सभी दर्शकों को ये कहना चाहूंगा, जिसको लंगर का शौक है वो अपना जुपिटर देख लो, जुपिटर जरूर देखें। और लाल किताब में ना बहुत जगह पे ये भी है कि आपको मंदिर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं यार मैं पूजा पाठ बहुत करता हूँ, ठीक है, मैं मंदिर में जाऊं या नहीं जाऊं, मतलब मैं मंदिर में जाता बहुत हूँ, मैं पूजा पाठ बहुत करता हूँ, पर भगवान मेरी सुनता नहीं। पहले अपनी कुंडली में ये चेक कराएं कि जुपिटर आपको देता है सहूलियत आपको मंदिर में जाने की या नहीं देती है। देता है, आपके घर में मंदिर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे किसी का जुपिटर 4th हाउस में, उसके घर में जितना बड़ा मंदिर होगा, जुपिटर 7th हाउस में उसके घर में जितना बड़ा मंदिर होगा, जुपिटर 10th हाउस में उसके घर में जितना बड़ा मंदिर होगा, उतना उसकी जिंदगी में परेशानियां होंगी। तो ऐसे इंसान को मंदिर से दूर रखना चाहिए। तो हस्तरेखा में कैसे पता लगेगा मंदिर में क्या जाए या नहीं? एग्जैक्टली, देखो सबसे पहले हम हस्तरेखा में कभी किसी को एडवाइस नहीं करते कि आप मंदिर ना जाओ। हमारे अकॉर्डिंग तो भाई प्रभु है, प्रभु ने आपको बनाया है। अगर आप प्रभु के घर में जाओगे तो प्रभु आपको क्यों कुछ कहेंगे, प्रभु आपका कल्याण करेंगे। क्यों होता है कि लोग जितना ज्यादा मंदिर में जा रहे होते हैं वो बर्बाद हो रहे होते हैं। उनकी भाग्य रेखा जो आपके नीचे से स्टार्ट होती है, मिडिल फिंगर तक जाती है, वो आपकी भाग्य रेखा होती है। उनकी जीवन रेखा, उन दोनों में भाग्य रेखा में नीचे से कट होंगे, लाइफ लाइन में स्टार्टिंग से कट होंगे। एक चीज छोटी सी ध्यान सुन लेना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आप सब लोगों को। आपने सुना है, अगर आपकी किस्मत में कुछ है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो चीज होगी ही होगी। अगर आप भगवान के मंदिर जाते हो तो उस चीज का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा, लेकिन वो चीज होए बिना नहीं रहेगी। देखो ये तो मैं भी मानता हूँ कि जो योग है, राइट, वो 100% होके ही रहता है, राइट, बट
जहां पर त्रिशूल लगना है वहां पे सुई में काम चल जाए, यही तो एस्ट्रोलॉजी का काम एग्जैक्टली वही एस्ट्रोलॉजी का काम है। लेकिन ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग जो हस्तरेखा, जो हमारी पामिस्ट्री, जो वैदिक ज्योतिष ये कहती है, हमारी वैदिक ज्योतिष में कहीं पर भी मंदिर जाने पे मना नहीं किया गया। हम हस्तरेखा से जो आपका जो क्वेश्चन का आंसर मैं वो दूंगा। देखिए, सबसे पहले हमारा हाथ है, हाथ में जो इंडेक्स फिंगर का जो माउंट है ये आपका जुपिटर पर्वत है, मतलब गुरु पर्वत है, ठीक है। तो गुरु पर्वत अगर आपकी गुरु की अंगुली, मतलब आपकी इंडेक्स फिंगर आपकी रिंग फिंगर से छोटी हो और यहाँ पर जो साइड में से, मतलब गुरु पर्वत साइड में से दबा हुआ हो, ठीक है, कंफर्म है आपकी कुंडली में गुरु या तो 6, 8, 12 का बैठा है, या गुरु के साथ में राहु केतु या किसी पाप ग्रह का संबंध है, या गुरु 0 डिग्री का है। अब गुरु कमजोर हो गया, व्यक्ति को क्या करना, कैसे करना है? देखिए, सबसे पहले जब भी हमारी पामिस्ट्री में गुरु की अंगुली नीचे, गुरु का नीचे माउंट का वो जो पर्वत का जो ऊंचान कम होना, गुरु कमजोर की तरफ इशारा करेगा। और अगर व्यक्ति का गुरु कमजोर होगा, सबसे पहली बात, व्यक्ति कहीं ना कहीं नशे में जरूर जाएगा। आप कभी भी देख लेना दर्शकों, एक बड़ी अच्छी चीज बता रहा हूं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, कि अगर आपके हाथ में ये इंडेक्स फिंगर आपके रिंग फिंगर से छोटी है और इंडेक्स फिंगर का जो नीचे का माउंट है दबा हुआ है, कंफर्म आपका गुरु डिस्टर्ब है और कोई ना कोई नशा आप जरूर करते हो। अच्छा, अब इसी नशे के ऊपर बात करते हैं। यस। ड्रिंक किसको करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, इस चीज को मैं गुरु से रिलेट करूंगा। आपके हाथ में अगर गुरु है, जैसा कि मैंने कहा आपकी इंडेक्स फिंगर छोटी है, गुरु पर्वत जो नीचे है वो साइड में से दबा हुआ है, मतलब गुरु कमजोर है। गुरु कमजोर मतलब अज्ञानता, बिना बुद्धि का काम करना, समझ गए? आप कोई भी काम कर रहे हो बिना बुद्धि के कर रहे हो, फुलिश डिसीजन ले रहे हो, गुरु कमजोर है। अगर अब गुरु कमजोर है तो हावी कौन होगा? राहु। राहु क्या करवाएगा? जीवन में नशे करवाएगा। तो अब राहु बोलेगा भाई तू इधर आ, नशे में आ, तुझे पीस देता हूं, तुझे शांति देता हूं जो तुझे नहीं मिल रही। गुरु क्या करवाएगा? अरे तू ज्ञान में आ, कहां भटक रहा है? लेकिन सीधी सी बात है, गुरु की पावर कमजोर, गुरु के पास बंदे कम है, राहु के पास तो पूरी सेना है, राहु के पास जाएगा। जैसे जैसे राहु के पास जाएगा वैसे वैसे राहु की दलदल में फंसता जाएगा। पर लाल किताब में इसका एक और भी लॉजिक है। यस, बताएं। देखो, वैसे तो शराब पीना बड़ा गलत है, पर जहां तक मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया आज अपने 15 सालों में, 15 सालों में मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि जब कुछ इंसान दारू पीते हैं तो वो बर्बाद हो जाते हैं, कुछ इंसान दारू पीते हैं तो वो आबाद हो जाते हैं। वो मेरे अकॉर्डिंग आपके हाथ में सब चीजें वर्णित होती है। आपकी जो बोल रहे हो ना शराब, ऐसे तो कोई लोग बुरे कर्म करके भी बहुत आबाद हो जाते हैं, बहुत आबाद हो जाते है ना? ऐसे लोग बहुत सही कर्म करके भी नाबाद रहते हैं। आप अपने पिछले जन्म, अपने कर्मा, उसके अकॉर्डिंग आप, भगवान आपके हाथ में सब कुछ लिख के भेजता है, बिल्कुल ठीक है। और विधि का विधान है, जो होना है वो होगा। जैसे भगवान शिव की बात करें, भगवान शिव का सती माता से वियोग हुआ था, है ना? तो वो तो भगवान थे जिन्होंने सृष्टि रचाई, वो उस वियोग को रोक नहीं सकते थे? आराम से रोक सकते थे, चुटकियों में रोक सकते थे। समय उनके पास में है भगवान शिव के, वो इतने बड़े हैं, सृष्टि के विचेता रचयिता है वो, सृष्टि उनके अकॉर्डिंग चलती है। मैं आपको यही चीज कंसर दे रहा हूँ ना, सृष्टि उनके अकॉर्डिंग चलती है, तो वो उस चीज को रोक सकते थे। लेकिन उन्होंने समय की मानी कि आज मैं इस चीज को रोक दूंगा तो कल इंसान उठ के बोलेगा अरे भगवान शिव जी आपने तो वो चीज रोकी थी, हमारा भी रोको। तो ये विधि का विधान है भाई साहब कि कोई भी चीज अगर लिखी हुई है ना वो डेफिनेटली होगी। ये तो हाँ, जो आपका बहुत बड़ा रोल है। एग्जैक्टली जो आप बोल रहे हो ना कि भाई कोई इंसान शराब पी के आबाद हो जाता है, कोई नाबाद हो जाता है, मेरे अकॉर्डिंग उसके हाथ में वो जो हमारी अगर क्रोनोलॉजी में बताएं, उसके उस टाइम में गुरु की स्थिति कमजोर है, हाथ में उसके भाग्य रेखा में कटान है, उसके जीवन रेखा में कटान है, ये 3 चीजें हैं, राइट? तब उस व्यक्ति के लाइफ में प्रॉब्लम है, समझ गए? और अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा बड़ी क्लियर है, गुरु बहुत बलवान है और उसकी लाइफ लाइन एकदम स्मूथ है, शुक्र बहुत बलवान है, यहाँ से 100% व्यक्ति, क्या शराब, क्या आप, मैं बोल रहा हूँ ड्रग्स, मैं एक वर्ड का यूज नहीं करना चाहूंगा, चाहे कुछ भी कर ले, समझ गए? व्यक्ति पैसे कमाएगा, कमाता जाएगा। आप इस जन्म में जो कर्म कर रहे हो उसका प्रबल। हाँ, लाल किताब में मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा। हाँ हाँ, कहते हैं जब कुंडली में, मैंने आपको बोला कि शराब पीना वर्जित ही है, शराब कोई अच्छी चीज नहीं है, बट कुंडली में शनि अगर आपके हाउस में, हाउस नंबर 1 से 6 में कहीं भी होता है, अच्छा, और 6 में है, तो ऐसा आदमी जब भी दारू पिएगा उसका काम बनेगा। अच्छा और 7 से 12 में कहीं भी है, अच्छा, हाँ हाँ, ऐसा दारू जब भी पिएगा बर्बाद होगा।
ओके, ठीक है। हाँ, इसी पे एक चीज लाल किताब में कही अच्छा, गई है, हाँ, हाँ, कहते केतु आपके 12वें भाव में बैठा है। हाँ, हाँ, कहता है ऐसा इंसान जब तक अय्याश नहीं होगा जब तक आबाद नहीं होगा। अच्छा, मतलब जब तक खर्चा नहीं करेगा, जब तक अय्याशी नहीं करेगा समझ गया, वो समझ गया, आबाद नहीं होगा। तो हर चीज का लॉजिक है, लॉजिक हर है, एक लॉजिक प्रैक्टिकली काम करता है। एग्जैक्टली, जैसे अभी हस्तरेखा हम ले रहे हैं, क्योंकि हस्तरेखा और लाल किताब का बहुत ही गहरा संबंध है। और लाल किताब जो बनी है निकली नो डाउट पराशरी से में ही है। और बहुत सारे लोगों का वहम है कि लाल किताब जो है ना रावण ने लिखी, है ना। हाँ मैंने सुना है बहुत ठीक है, बट ये ऐसा नहीं, लेकिन मैंने भी कहीं सही नहीं पाया कि रावण ने लिखी है। ये रावण ने ये गुप्त विद्या शायद गुप्त माइट विद्या नहीं है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो इसके मूल रचयिता हैं हाँ, हाँ, वो पंडित रूपचंद जी जोशी हैं, अच्छा, जिन्होंने 1939 में पहला एडिशन इसका लिखा, अच्छा, जो कि उर्दू, फारसी, इंग्लिश और पंजाबी का मिक्सचर था। इन 4 भाषाओं में लिखा गया। और 1939 के बाद 1940, 1941 अरमान और फरमान, और 1942 में एक और इसका एडिशन आया। अच्छा, उसके बाद 1952 में ग्रंथ आया, जिसको महाग्रंथ हम लोगों ने बोला। और 1952 में जब इसका हुआ तो इसने सटीकता के ऊपर काम किया। इसने हस्तरेखा को भी लिया, इसने वैदिक को भी लिया, इसने भृगुनाड़ी। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा टोकूंगा कि लाल किताब एक्सपर्ट हो आप जी। आप खुद मानते हो लाल किताब कब बनी? 1939, मतलब ऑलमोस्ट कितने साल हुए होंगे? शायद 70, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोटा मोटी 70-75 साल, मोटा मोटी इतने। क्या मानते हो हस्तरेखा कितनी पुरानी है? बहुत पुरानी है, लगभग कि कितने साल पुरानी? ये मेरे अकॉर्डिंग शामुंडिक शास्त्र का टाइप है, आपको पता है ना। दैट्स ए पार्ट, जैसे फेस रीडिंग है वैसे शामुंडिक शास्त्र। और शामुंडिक शास्त्र कहाँ लिखी गई? जब भृगु ऋषि ने जो कहते हो ना हमारी वैदिक ज्योतिष की रचना की, लगभग उसी के ही आसपास से शामुंडिक शास्त्र लिखी गई, या उससे पहले ही है। हालांकि हमारे पुराणों में प्रमाण नहीं मिलता कहीं पर भी शामुंडिक शास्त्र कितनी पुरानी, लेकिन जो जिस टाइम में हमारी भारत में वैदिक ज्योतिष लिखी गई हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, पराशर जी के द्वारा, उसी समय से पहले या उसी समय के आसपास ही ये लिखी गई। मतलब ये लाल किताब से बहुत ज्यादा पुरानी है, राइट। हाँ, यहाँ पर ये बताना चाहूंगा, जो लाल किताब है ना, इन सब का एडवांस वर्जन। एग्जैक्टली, मैं आपको एक चीज छोटी सी यहाँ समझाना चाहता हूँ कि जो चीज जिसका टाइप है, जैसे हस्तरेखा का टाइप अगर आप मान सकते हो, जो आपकी लाल किताब है, और हस्तरेखा कभी जीवन में मना नहीं करती कि आप मंदिर ना जाओ, तो लाल किताब कैसे मना करती है मंदिर में जाओ? किताब में उस चीज का देखो मैं आपको उसका लॉजिक बता देता हूँ। हाँ जी। लाल किताब में ग्रहों के योग बने हैं। अच्छा, ठीक है। अब ये चाहे पराशरी है, हाँ, हाँ, चाहे वो हस्तरेखा है, हाँ, हाँ, चाहे वो कोई भी विद्या है, अच्छा, इन सब का एक मिश्रण लिया गया। और उन सब की रिसर्च के ऊपर जब निकल के आया कि ये योग वाले जब भी मंदिर में जाते हैं तो दिक्कत में आते हैं। अच्छा, एक यहाँ पर छोटी सी चीज मैं टूकूंगा कि आप क्या मानते हो कलयुग कब से आया हुआ है, कितने साल पुराना है? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब मोटा मोटी कब से चल रहा है कलयुग? 5000 साल। 5000 साल से चल रहा है ना। और ज्योतिष विद्या कब की है? सतयुग की, सतयुग की, डेफिनेटली, है ना। तो क्या कलयुग में किसी मानव के पास इतनी पावर है कि वो हमारे सतयुग के जो ऋषि मुनि थे नहीं है, उनके बराबर का ज्ञान दे दे? नहीं, ज्ञान नहीं दे सकता है। हाँ। और लाल किताब भी आज के टाइम पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी इसको मान्यता दी गई है। राइट, राइट। क्यों मान्यता दी गई है? क्योंकि सटीकता दे रही है। राइट। अब मैं आपको अच्छा। यहाँ पर एक चीज और बोलता हूँ। हाँ, हाँ। हस्तरेखा बहुत अच्छा ज्ञान देता है। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा यहाँ पे। अच्छा, हाँ। क्या हस्तरेखा उपाय भी देता है? यस, डेफिनेटली देता है। क्या किस तरह के उपाय? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो, आपके सबसे पहले हम हाथ में ये देखते हैं। देखो, कुंडली और हस्तरेखा देखने का तरीका बहुत अलग अलग होता है। कुंडली में कभी भी आपने देखा होगा 6, 8, 12 उनके हम कभी भी स्टोन नहीं पहनाते, है ना। और मार्केश के कभी हम उसको प्रबल नहीं करते, क्योंकि मार्ग प्रबल होगा तो नो डाउट व्यक्ति की ऐसी बैंड बच जाएगी, है ना। तो इसके उपाय अलग है, हस्तरेखा के उपाय अलग है। हस्तरेखा के क्या उपाय है? सबसे पहले हम हाथ देखते हैं। हाथ देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं सबसे वीकेस्ट प्लैनेट कौन सा, सबसे कमजोर ग्रह कौन सा है, वो देखेंगे। हम उसको टारगेट बनाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका बुध की अंगुली,
अगर आपकी जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर का ऊपर वाला पोर है उससे नीचे है, कंफर्म है व्यक्ति बहुत कंफ्यूज रहेगा, व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग पावर बहुत नहीं, आपकी इतनी ज्यादा नीचे नहीं है, ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ लोगों की बहुत ज्यादा नीचे होती है, मतलब इससे नीचे, यस बहुत ज्यादा नीचे होती है। तो किसी किसी लोगों की बहुत ज्यादा नीचे होगी जो रिंग फिंगर के ऊपर वाले पोर से, कंफर्म है व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, व्यक्ति कंफ्यूज बहुत रहता है। तीसरी बात, व्यक्ति कोई भी बिजनेस करता है तो उसमें जल्दी से सेटल नहीं हो पाता। दूसरी बात, आपके हाथ में गुरु कमजोर है, एज आई टोल्ड यू, थोड़े नशे है ना, थोड़ा कई बार नशे हुआ, मान सम्मान हुआ, अज्ञानता में कुछ काम कर देना वो हुआ। मैं एक एग्जांपल बता, जैसे शनि है, यहाँ पे मिडिल फिंगर के नीचे आपके किसी के भी क्रॉस, आपके काम बहुत अटकते हैं, जल्दी से कमेंट में हाँ या ना लिख देना, राइट। तो हम व्यक्ति के हाथ में सबसे कमजोर ग्रह देखेंगे कि भाई आपका गुरु कमजोर है। तो अब इस व्यक्ति को गुरु की, हाँ जी, पर मैं एक चीज और यस यस यस, हाँ, कि जिस तरह, लेकिन मैं आपको पहले ये कंप्लीट करना चाहता हूँ, आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आप बता रहे हो, आप उपाय कैसे बता दो, मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर एन एग्जांपल आपका गुरु कमजोर है, तो गुरु कमजोर के कारण जो अज्ञानता, कई बार नशे की समस्या, कई बार कुछ आपके घर परिवार में कलह दिक्कत, अगर गुरु कमजोर है तो होगी। अब हम गुरु का उपाय बताएंगे, ठीक है। अब गुरु का उपाय क्या है, हम ये बताएंगे भाई तुम ये जो इंडेक्स फिंगर है तुम्हारे, इसके नीचे जो पीली वस्तु जैसे चंदन हुआ, ठीक है, या आपकी हल्दी हुई, हल्दी लगाओ, ठीक है, यहाँ पर हल्दी लगाओ कि तुम्हारा गुरु प्रबल होगा। और 100% आज तक मैंने ये उपाय 10,000 लोगों को मिनिमम बताया है और सबके गुरु की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। हर तरह के उपाय, लाल किताब के उपाय, ज्योतिष के उपाय, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, बट काम सभी करते हैं। एग्जैक्टली सभी अपनी अपनी जगह काम करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो आपके लाल किताब में लिखा है मंदिर ना जाओ वो गलत है, नो डाउट आपका अपना लॉजिक है, यस यस यस, जरूर जरूर जरूर। जब मैंने बोला मंदिर ना जाओ, जैसे आपने बोला 6, 8, 12, ओके, 6, 8, 12 में आपके मार्केश ग्रह हैं तो आप ठीक है, हाँ उसका स्टोन नहीं कराते, राइट। तो उसी तरह से हम भी उन्हीं लोगों को बोलते हैं कि जब 6, 8, 12 में एक दूसरे के दुश्मन ग्रह हो और दूसरा घर खाली हो, तो ऐसे इंसान को मंदिर नहीं जाना चाहिए, पर मंदिर घर में नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, आप देखेंगे, आपने मेरे से इस बात का बहुत अच्छा टॉपिक उठाया, जब पुराने जमाने के लोग थे ना, वो बाहर के मंदिर में जाते थे, घर पे मंदिर नहीं बनाते थे। अच्छा, यस, आप कभी भी आप उठाकर देख लो ये इतिहास कि जो पुराने लोग थे वो घर पे मंदिर नहीं बनाते थे, जैसे राम मंदिर हो गया या आपका शहर का मंदिर हो गया, अलग अलग मंदिर होते थे, घरों में मंदिर नहीं होते थे। ठीक है। जैसे ये कलयुग की शुरुआत हुई, जब लोगों के आलस आना लगा, जब राहु प्रबल होने लगा, तब लोगों ने घर पे मंदिर बनाना शुरू किया। ओके, यस और नो, इस बात को तो शायद मैं इस बात में आपको थोड़ा सा इंटरप्ट यहाँ करूंगा। मुझे ये लगता है कि पुराने जमाने में कहीं ना कहीं संसाधन के अभाव थे, शायद वो भी हो सकता है। ये भी कह लो, देखो पुराने जमाने में मैं यहाँ पर एक चीज और ऐसे तो आप बोलोगे कि वॉशरूम, पुराने जमाने में लोग वॉशरूम लाए हैं, अच्छा, हम लाए हैं, इस चीज के ऊपर भी बोलूंगा मैं आपको। पहले के लोग जो है घर से बाहर वॉशरूम को लेके, यस एग्जैक्टली 100%, मतलब अपने, हाँ घर के बाहर होता था, यस घर के अंदर नहीं होता था। अब जैसे जैसे कलयुग का दौर बढ़ता गया, कलयुग बढ़ता गया, सबसे पहले बाथरूम कहाँ है हमारे घर में, हमारे घर के बाहर, एग्जैक्टली राइट राइट, जो हमारे घर का एंट्रेंस, हाँ परिंदा है या जो 4 दीवार उसके अंदर आया, राइट, ठीक है। अब कहाँ आ गया, कमरे में। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात की और इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ। ये बात मैंने एक रिसर्च में भी देखी है, मेरी खुद की जो रिसर्च है, जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे राहु प्रबल हो रहा है, एग्जैक्टली आप सही। जैसे फॉर एन एग्जांपल, हम इलेक्ट्रॉनिक सामान को राहु से भी रिलेट करते हैं। आपका जैसे राहु की महादशा, राहु खराब होता है तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें बहुत खराब होगी। और अब आप देख रहे हो जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक चीजें कितनी बढ़ रही है, हम इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे कितने डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम राहु के अंडर में आ रहे हैं। आपने वॉशरूम की बात की, बड़ी सही बात की, 100% मैं एग्री करता हूँ कि आपने कितने अच्छे टॉपिक कहा कि भाई सतयुग था उस टाइम, जैसे वो वॉशरूम्स बाहर होते थे, जैसे जैसे कलयुग आता गया, पहले 4 दीवारी में, फिर घर में, अब तो रूम के अंदर अटैच रूम। अच्छा, इस चीज के ऊपर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। हाँ जी, अब हाँ, हमारे घरों में पहले पानी का संसाधन कहाँ होता था, घर में नीचे, यस जमीन, हाँ जमीन पे, ठीक है। हाँ, चलता पानी जो है वो चंद्र है, एग्जैक्टली मानता हूँ, रुका हुआ पानी राहु है, ठीक है। अब आप देखो मैक्सिमम घरों में टंकी कहाँ है पानी की, ऊपर ही है। कहाँ बिठा दिया, ऊपर है, छत पे। छत हमारे घर का 12वां घर भी है,
100% ठीक है। सही और कहा। जब से ये चीज आई है हाँ, लोगों के दिमाग बंद होने शुरू हुए कि नहीं कोई एकदम भी मुझे मना कर दे इस 100%। चीज नहीं, बहुत सही बात कही। ठीक आई है। एग्री जब विद यू। ये दिमाग बंद होना शुरू हुए तो राहु के लिए करें क्या? डिप्रेशन। अब वास्तु में जाएंगे तो वास्तु क्या कहेगा हाँ। कि आपका सीवरेज यहाँ है, Right. आपकी इस डायरेक्शन में यहाँ है। तो इसका बड़ा सिंपल सा उपाय मैं आप लोगों को दे देता हूँ, आप सब लोगों दर्शकों को। वैसे तो हम बैठे हैं प्रतीक जी के लिए पर बीच बीच में नहीं, जरूर। जाता है ना, तो मैं फिर भी मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप राहु जो है ना दो ही ग्रहों से कंट्रोल होता है, या तो मंगल से या होता है गुरु से। ठीक है। तो यहाँ पर या तो सोने की गिन्नी अपनी टंकी में डाल दे, या तांबे का कोई सिक्का अपनी टंकी के पाइप पे बांध दे, जिससे राहु। अच्छा, तो ये जो सोने की गिन्नी और जो तांबे का सिक्का का जो उपाय बताया उसका लॉजिक क्या है? अब मैंने आपको बताया ना। हाँ। अब क्योंकि बी ऑनेस्ट विथ यू, आई एम ए पामिस्ट, मैं हर एक चीजों की लॉजिक देखूंगा। सोना किसको रिप्रेजेंट करता है? सोना सूर्य है, मंगल है। नहीं, तो सोना जुपिटर है। हाँ, वी कैन से सूर्य मंगल को भी रिप्रेजेंट करेगा और जुपिटर भी करेगा। राइट। तांबा सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, पीली वस्तु, कोई भी पीली धातु हो वो तांबा सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। पीतल जो है जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, और सोना जो है नहीं, हम यूजुअली पामिस्ट्री में क्या बोलते हैं कि भाई कोई भी पीली वस्तु है, पीली वस्तु को हम सूर्य, मंगल और गुरु, समझ, गुरु हम कम मानते हैं, लेकिन हम हस्तरेखा में पीली वस्तु को सूर्य और मंगल से कोऑर्डिनेट करते हैं। हाँ, लाल किताब में आप लोग थोड़ा उसमें जाते हैं, मंगल को मानते हैं। अच्छा। मेटी कलर जो है, मेटी कलर जो होता है लाल, वो होता है मंगल नेक का। अच्छा। चमकीला लाल जो होता है वो मंगल बध का। अच्छा। अब मैं लाल किताब में एक चीज और भी कहता हूँ कि आपको जोन सा कलर पसंद है ना, आप उठा के देख लो, वही ग्रह आपका करा। हाँ, यस, ये तो मानते हैं। ये मैं मानता हूँ, इस चीज को मानता हूँ, एकदम मानती है, ये तो मानती है। तो उसी तरह से आज जो हम जानने बैठे हैं, हस्तरेखा को, क्योंकि वही मैं बार बार कि मैं लाल किताब से जानने की इच्छा रहती है, और पुलिस बुरा मत मानिएगा, कुछ ज्यादा ही जानना चाहते नहीं, बहुत मुझे बड़ा अच्छा लगा, इतने पॉडकास्ट मैंने किए है, लेकिन किसी जो कहते हैं ना अपने ही फील्ड के अलग स्ट्रीम के व्यक्ति के साथ में जो बातें डिस्कस करने के जो मजा है वो अलग ही है, नो डाउट। आपने जैसे लाल किताब की जो चीजें बताई, फॉर एन एग्जांपल आपने बताया कि भाई जो अभी राहु वाली जो आपने टॉपिक छेड़ी कि भाई जो जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है कि भाई राजा बोलता हूँ, सूर्य से भी एग्जैक्टली, हाँ, वैसे वैसे जो टंकियां है वो एकदम आपके सर के ऊपर आ रही है, और आप तब से देख रहे हो। दूसरी चीज, हाँ, मैं यहाँ पर एक छोटा सा कंप्लीट करना चाहूंगा कि भाई जैसे जैसे टंकियां हैं कलयुग में लोग ऊपर की तरफ रख रहे हैं, पहले ऊपर नहीं होती थी सीवरेज लाइन, है ना, पहले नीचे होती थी। अब आपने अगर ये चीज नोटिस की होगी तो आपको पता होगा अभी ये जो चीजें हैं आई थिंक सो पिछले 50 साल में हो रही होगी, है ना, और वैसे वैसे डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है इंडिया में। पहले डिप्रेशन नहीं हुआ करता था, पर आप ये देखो ना, आप ये देख लो कितना डिप्रेशन बढ़ रहा है। राहु महान है, हाँ, उसके तो रातों रात राहु जो है उसको बहुत कुछ दे। एग्जैक्टली, राजा रंग से राजा बनाने वाला राहु 100% मानता हूं। और जिसका राहु खराब है उसके हालात खराब होते जा रहे हैं 100%। तो कैसे ना इस कलयुग में हम राहु को राजा माने। एग्जैक्टली, तो ये मैं आपको ये बोल रहा हूँ ना, इस कलयुग का जो राजा है कहीं ना कहीं राहु है। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सतयुग में हम लोग क्या कहते थे, जिसके पास ज्ञान है वो सर्वप्रिय है। जैसे राजा महाराजा होते थे, राजा महाराजा इतने बड़े होकर भी किसी ब्राह्मण को रखते थे, क्यों, पुरोहित को रखते थे, और सारी एडवाइजेस उस ब्राह्मण और पुरोहित की ही मानते थे। वो इतना बड़ा राजा है, राजवंश से बिलोंग कर रहा है, लेकिन वो ब्राह्मण की या किसी ज्ञानवान व्यक्ति की, पुरोहित की बात मान रहा है, क्योंकि गुरु की प्रबलता थी, ज्ञान की प्रबलता थी। उस टाइम में राजा महाराजा के बेटे सब कुछ त्याग के एक टाइप का संन्यास रूप लेके एक कुटिया में रहते थे गुरु के अध्ययन में शिक्षा लेने के लिए। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे भाई। आप जो खाटू श्याम जी को मानते हो, खाटू श्याम जी को दर्शन दिए भगवान कृष्ण ने, है ना, ब्राह्मण रूप में। ब्राह्मण गुरु का रूप होता था, उन्होंने अपना सर काट के दे दिया, उनको पता था भगवान श्री कृष्ण है, फिर भी दे दिया। तो पहले सतयुग में ज्ञान की वैल्यू थी। अब जैसे जैसे कलयुग आ रहा है, राहु का प्रभाव बढ़ रहा है, अब राहु की वैल्यू है। राहु क्या है, राहु शुक्र भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स है, लेकिन मैं राहु को ज्यादा अभी जो कलयुग में इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो जितने भी यूज है वो राहु मानता हूँ।
दूसरी बात, राहु क्या है? राहु मेरे अकॉर्डिंग एक जो कहते हैं ना फेक दिखावा भी है। राहु को हम छाया मानते हैं, भ्रम है। तो जो आप घर में जो जितने संसाधन लगाते हो, जो दिखावा होता है, वो राहु है। तो कलयुग में देख रहे हो दिखावा ज्यादा हो रहा है, ठीक है। कलयुग में देख रहे हो जैसे जैसे कलयुग आ रहा है वैसे वैसे जो राहु की जो जितनी भी चीजें हैं अभी हमने जैसे डिस्कस किया वो बढ़ रही है। तो नो डाउट, हाँ, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। हाँ, आपका मोबाइल आपके बेड पे, हाँ, सुबह बाद में उठेंगे पहले व्हाट्सएप चेक होता है। एग्जैक्टली 100%। और आजकल 80% 40% चीजें ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हो गया, राहु है, इंटरनेट से जुड़े हुए राहु है। तो आप कहीं पर भी मान लो ये कलयुग कहीं ना कहीं राहु प्रधान है। और मैं एक सभी दर्शकों को इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक चीज कहना चाहूंगा, मैं एक यूनिवर्सल आपको रेमेडी बताता हूँ। अगर आपको इस कलयुग में, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी इस कलयुग में रहता हूँ ठीक है, तो इस कलयुग में अगर आप रह रहे हो और आपको चाहिए कि राहु आपको नेगेटिव रिजल्ट ना दे, नेगेटिव फल ना दे, एक छोटी सी चीज कर लो। कोई भी घर के आसपास तालाब ढूंढो, जो एक तो होती नदी, एक होती समुद्र, एक होता तालाब, राइट। एज यू टोल्ड भी तालाब रुका हुआ पानी राहु। तो अपने घर के आसपास कोई भी तालाब ढूंढो, ठीक है। अब तालाब में आपको क्या करना है, साल में एक बार ये टोटका करना है। और कब करना है? दशहरे के दिन। दशहरे के दिन इसका लॉजिक मैं बताऊंगा। दशहरे के दिन करना है। और दशहरे के दिन आपको क्या करना है, काले कलर का कपड़ा लेना है, ठीक है, उसके अंदर राई डालनी है, राई, हाँ, उसके अंदर हींग डालनी है, ठीक है, उसको जकड़ना है और काले कलर की पोटली बनानी है। उसको आपके सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज फेरना है, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज फेर के जब दशहरा का जब सूर्यास्त हो रहा हो उस टाइम आपको क्या करना है, वो जो पोटली है उस जो रुके हुए पानी जो तालाब है, मतलब राहु के टाइम पे जब 2 टाइम एग्जैक्टली, हाँ, अब आप समझ गए इस चीज का लॉजिक। उस चीज को आपको उसमें फेंक देना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ये चीज। अब मैं आपको एक चीज को और बताता हूँ, राहु छाया है, आप सूर्यास्त के बाद में फेंकोगे उस टाइम आपको छाया नहीं दिखेगी, मतलब राहु पीछे नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा फैक्ट क्या है? दूसरा फैक्ट ये है कि भाई दशहरे के दिन क्या हुआ था, रावण का अंत हुआ था। रावण कौन था? एक कलयुग ही था, बिल्कुल कलयुग का एक प्रकार था। उसका ज्ञान भी बहुत, हाँ, वो गुरु भी था लेकिन कहीं ना कहीं राहु भी था। उसने अज्ञानता के कारण बहुत चीजें खराब की। हालांकि मैं खुद रावण संहिता के उपाय सजेस्ट करता हूँ। मैं खुद मानता हूँ रावण बहुत ज्यादा विद्वान आदमी था, लेकिन रावण के सर पे राहु भी था, ठीक है। तो रावण का जब अंत हुआ, ठीक है, मतलब एक कहीं ना कहीं कलयुग का भी एक जो हिस्सा है, उसका बहुत बड़े कलयुग का हिस्सा भगवान रामचंद्र ने अंत किया उस दिन, उस समय। और राहु के काल में राहु की जो चीजें हैं और राहु के स्थान पे छोड़ के आओगे तो राहु देव आपको परेशान नहीं करेंगे। मतलब कहने का मतलब यही हुआ कि राहु की आशिया राहु को दे दी। हाँ, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। हाँ, तेरा तुझको अर्पण किया, तेरा क्या मेरा, मतलब कर भला, राइट, एग्जैक्ट भाई, तेरा तुझको अर्पण किया, तेरा क्या मेरा, ठीक है। तो हम भी क्या है, ग्रहों की आशिया जब ग्रहों को देते हैं तो इसीलिए जो लाल किताब की रेमेडीज हैं लोगों को जल्दी इफेक्ट। अच्छा, क्योंकि आज के समय पे आप भी जानते हैं प्रतीक जी कि आज के समय लोगों को मंत्र बताना, राइट, उसको बड़ी बड़ी पूजा सजेस्ट करना, हाँ, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ग्रहों की आशियां ग्रहों को देकर उनको शांत कराया जाता है और लोगों को रिजल्ट मिलता है, क्योंकि लाल किताब रिजल्ट ओरिएंटेड है। उसी तरह से मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, जैसे आपने ये उपाय बताया, यहाँ पर भी हमने ग्रहों की आशियां ग्रहों को दी, राइट, ठीक है। तो वो उसने काम किया, जब उसने काम किया तो आपको ऑटोमेटिक रिजल्ट मिले। तभी तो मैं बोल रहा हूँ। मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ प्रतीक जी यहाँ पर आपसे इसी विषय में, क्योंकि आपसे बात करके मुझे बहुत मजा आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है वाह, मुझे और इसमें ज्ञान मिल रहा है ना। तो जैसे कि बहुत सारी जगह पे ना आप ये बताते हो कि ये आपकी छुट्टी मिली, ये आपकी आप अमीर बनेंगे या बनेंगे, तो कुछ इस तरह का ज्ञान जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले अगर हम पैसों का देखना चाहते हैं तो हमें क्या देखना होगा, हमें आपका गुरु, हमें आपका सूर्य, हमें आपका शुक्र, 3 ग्रह में मेन देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब तीनों ग्रह में से गुरु तो चलो स्टेबिलिटी है, गुरु जिसका खराब हो ना, आपकी इंडेक्स फिंगर छोटी है और इसके नीचे का माउंट बहुत दबा हुआ है, मतलब आपके पैसे टिकते नहीं है,
आपका गुरु कमजोर है, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, ना तो आपके जॉब में है, ना आपकी पर्सनल लाइफ में है, ना आपकी फाइनेंशियल लाइफ में है। समझ गए? तो अभी इसको साइड में रख देते हैं, मेन हम शुक्र और सूर्य पे ध्यान देंगे, क्योंकि ये दोनों आपकी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने वाले ग्रह हैं। ठीक है, अगर आपकी ये जो अंगुली, आपकी जो रिंग फिंगर है, ठीक है, आपके इंडेक्स फिंगर से लंबी हो और इसके नीचे बहुत सारे क्रॉसेस ना हो, ओके, और आपका शुक्र पर्वत ऐसे करने पे टच करो तो उभरा हुआ हो, और आपके हाथ में जो कहते हो ना जितने ज्यादा बॉक्सेस और ट्राइंगल्स हो, तो ये 101% गारंटी है वो व्यक्ति के धन से रिलेटेड काम कभी नहीं रुकेंगे। वो एक नंबर का एकदम अच्छी खासी लाइफस्टाइल मेंटेन करने वाला इंसान होगा, एक नंबर का बहुत बढ़िया से लाइफस्टाइल जिएगा, चाहे वो जंगल में भी जाके रह ले, वो भी उन आदि मानवों का राजा बन जाएगा। उसकी लाइफस्टाइल कहीं पर भी जाए 100% मेंटेन रहेगी। और अपने जीवन में अगर ये वाला हिस्सा भी बड़ा है किसी का मंगल, अगर ये बड़ा हुआ 100% अपने बुलबुते पर बहुत पैसे कमाएगा वो। मेरा भी देख लीजिए। नहीं, आपका बड़ा है जी। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ नहीं, ये एक योग है, ऐसे लगभग अगर मैं बताऊं तो हम मानते हैं 25 से 30 योग है, जो भी इस पॉडकास्ट में बताना पॉसिबल नहीं, नो डाउट। अगर कभी दोबारा जरूर हम सिर्फ जानना चाहेंगे आपके बारे में प्रॉपर तरीके से। जरूर आज हमने जाना हाँ, रेखा होती क्या ही, एग्जैक्टली, राइट। तो ये तो हम मिलते रहेंगे जरूर, कि हमारा पहला पॉडकास्ट नहीं होगा। हाँ, और भी बातें हमारे साथ हैं, क्योंकि इतना लंबा आप नहीं चाहेंगे। आज के पॉडकास्ट में आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। देखिए, आपको ये पॉडकास्ट अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा कि हमें भी हौसला बना रहे, और इस तरह की वार्तालाप, इस तरह की बातचीत आप लोगों के बीच में आती रहे, और आप हमें प्रोत्साहन कीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे राधे, थैंक यू सो मच।